Okay, students, you have break for 10 minutes, but after 10 minutes, we will start our lecture. You all should be here.
ओके स्टूडेंट्स, जस्ट 8 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैसेज दें जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें ताकि हम अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करें। 10 मिनट्स का ब्रेक था, 10 मिनट्स हो चुके हैं। मैसेज दें बाकी स्टूडेंट्स को भी। रिफ्लेक्शन हमने स्टार्ट किया है और जो कुछ एक तो आपको पीछे मैंने 2 मेन टाइप बताई रिफ्लेक्शन की, दैट वाज बेसिकली अकॉर्डिंग टू द एक्शन के इन एक्शन और ऑन एक्शन हम किस तरह से जो रिफ्लेक्शन है उसे कैटेगराइज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अभी थोड़ी सी जो एक प्रोसेस है रिफ्लेक्शन का उससे रिलेटेड कुछ टाइप्स हैं। 3 types of main reflection are content reflection, process reflection and premise reflection. कंटेंट नाम से समझ आ रहा है हमें, रिफ्लेक्टिंग ऑन द कंटेंट और डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम अराइज हुआ है, जाहिर है आपने रिफ्लेक्शन तो उसी के ऊपर लिखना होता है ना, आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके ऊपर हम रिफ्लेक्शन लिखते हैं। वो कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई डायलेमा हो सकता है, कोई इंसिडेंस हो सकता है, कोई आपकी लर्निंग हो सकती है, कोई अच्छी चीज़ आपने सीखी है, कोई स्किल हो सकती है, हर चीज़ के ऊपर आप रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं। सो जो कुछ भी है, जो भी उसे अगर हम प्रॉब्लम, जाहिर है उसे प्रॉब्लम का ही नाम इस सेंस में देंगे बिकॉज वी हैव टू राइट द रिफ्लेक्शन ऑन दैट। सो जो प्रॉब्लम है अगर हम उसके कंटेंट के ऊपर रिफ्लेक्शन लिखते हैं कि जी दैट वाज द सिनेरियो, उस सिनेरियो की जो एक पूरा कंटेंट है, जो वर्डिंग्स हैं उसके ऊपर आप रिफ्लेक्शन लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटेंट रिफ्लेक्शन। देन बेटा जी आता है प्रोसेस रिफ्लेक्शन, एनालाइजिंग द मेथड्स और स्ट्रेटजीज दैट आर बीइंग यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब उस इंसिडेंस को या उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने जो भी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की हैं, जो भी मेथड्स हमने इस्तेमाल किए हैं, अगर हम उसे एनालाइज करेंगे डिटेल में, उन मेथड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस रिफ्लेक्शन। फिर बेटा आता है प्रीमिस रिफ्लेक्शन, कंसिडरिंग व्हाई द प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस। प्रीमिस आपको पता है प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड। सो प्रीमिस में ये होगा कि जहाँ से प्रॉब्लम अराइज हुई है, अब हम ये देखना शुरू करेंगे, इस चीज़ के बारे में रिफ्लेक्शन लिखेंगे कि जो फर्स्ट प्लेस थी जहाँ प्रॉब्लम अराइज हुआ था, वहाँ बेसिकली प्रॉब्लम क्या था, वट वॉज द बेसिकली प्रॉब्लम, वट वॉज द रीज़न कि ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुआ। सो कंटेंट रिफ्लेक्शन है, प्रोसेस रिफ्लेक्शन है एंड प्रीमिस रिफ्लेक्शन है। द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कौन होते हैं? द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इज समवन हु takes the time to step back and make sense of what has done and why, tries to understand the often implicit theories of change that guide action. He is not afraid to challenges. रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर वो होता है, वो शख्स होता है जो हमेशा, मैंने आपको अभी पीछे समझाया कि टाइम बहुत ज़रूरी है, वो हमेशा टाइम लेता है, एक स्टेप पीछे जाता है, बैक जाता है और समझने की कोशिश करता है कि हुआ क्या है और क्यों हुआ है, क्योंकि जाहिर है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन लिखना है उसने, या पूरे सिनेरियो को उसने प्रैक्टिकली रिफ्लेक्ट करना है। अगर नहीं भी लिखना तो वो एक स्टेप पीछे जाके सारी सिचुएशन को देखता है कि क्या हुआ है बेसिकली और क्यों हुआ है, वो सारी डिस्क्रिप्शन उसके अंदर आ जाती है। देन ट्राइज टू अंडरस्टैंड द ऑफन इम्प्लिसिट थ्योरीज ऑफ चेंज। और दूसरा ये कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है वो चेंज से नहीं घबराता, जो चेंज की थ्योरीज हैं उन्हें वो एक्सेप्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है और अपनी चेंज की थ्योरीज को ही एज अ गाइडेंस इस्तेमाल करता है। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि चेंज ज़रूरी है, चेंज के बगैर तो लाइफ स्टैटिक हो जाती है और स्टैटिक इज़ नॉट लाइफ। लाइफ का तो काम ही चेंज है, ट्रांजिशन है, मूवमेंट है। वो जो एक लोगों की बिल्कुल एक सोच होती है ना कि हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में भी इस तरह से है और भी बड़ी जगहों पे ये चीज़ें हमें देखने में आती है कि नहीं जी ये बस इसी तरह से सदियों से चलता आ रहा है तो ये इसी तरह से चलता है, इसमें कोई ट्रांजिशन, कोई चेंज नहीं हो सकता। सो दैट पर्सन जिसकी ऐसी सोच होती है वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर नहीं हो सकता। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर यही सोचता है, अंडरस्टैंड करता है कि थ्योरी ऑफ चेंज के ऊपर वो बिलीफ रखता है। और तीसरी चीज़ है बेटा, चैलेंजेस से वो अफ्रेड ऑफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जाहिर है वो तो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है और जो नया चेंज है उसे इम्प्लीमेंट करना चाहता है, लेके आना चाहता है, तो वो चैलेंजेस से अफ्रेड ऑफ नहीं होता, खौफजदा नहीं होता।
Characteristics of reflective practitioner, they are intellectually curious about their work. ये लोग अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, यानी चीज़ों में घुसते हैं, लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये इस तरह से हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आएंगे, नेगेटिव इफेक्ट। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ काम आपको दिया गया और उसने काम कर दिया। दैट कैन नॉट बी अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। वो काम करते हुए 10 चीज़ों के बारे में क्यूरियस होगा, उसके 10 मेथड निकालेगा कि मैं इसको ज़्यादा बेटर किस तरीके से कर सकता हूँ। देन एक्टिवली रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। ये वो शख्स होता है जो अपनी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके ये नहीं है कि बस वो सर के ऊपर से गुजर गए या लाइफ में से गुजर गए, नहीं, हमेशा वो अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको एक्टिवली रिफ्लेक्ट करता है और उनसे कुछ ना कुछ लर्न करता है। डेवलप एक्सपीरियंस बेस्ड थ्योरीज ऑफ चेंज, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब वो चीज़ों से अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करना शुरू करता है तो जो थ्योरी ऑफ चेंज है, अपनी एक्सपीरियंस बेस्ड वो खुद से चेंज की थ्योरीज बनाता है, इस सेंस में कि जो भी उसने अपना जो एक्सपीरियंसेस से लर्न की थी चीज़ें, तो वो जाहिर है उसके लिए तो बड़ी बेनिफिशिएंट हो जाती हैं। वो नई चीज़ें लर्न करता है और उन्हें अप्लाई भी करता है अपनी लाइफ में। टेस्ट दीज थ्योरीज इन प्रैक्टिस, वही कि जो उसने अपनी एक चेंज की थ्योरी बना ली है उसे अपनी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी उन्हें इम्प्लीमेंट करता है, प्रैक्टिस करता है। यूज़ देयर अंडरस्टैंडिंग एंड इनिशिएटिव टू कंट्रीब्यूट टू नॉलेज डेवलपमेंट, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर को नॉलेज, अभी हमने पीछे इतनी आपको डेफिनेशन समझाई, वो एक आप उनको स्टेप्स भी कह सकते हैं, तो उसमें जो नॉलेज डेवलपमेंट है ना, खुद भी पार्टिसिपेट करता है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसे कोई आके ही नॉलेज देगा, उसे कोई आके ही समझाएगा, नहीं, उसको कोई टॉपिक है, कोई अपना इंटरेस्ट है किसी भी टॉपिक में, वो अपना नॉलेज खुद से उसके अंदर डेवलप करने के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस एंड वर्क ऑन दीज, ये वो लोग होते हैं जो अपनी जो स्ट्रेंथ और लिमिटेशन है दोनों के ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं और कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जैसे डिफरेंट स्किल्स होती हैं किसी के अंदर, किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है, कोई बहुत अच्छा खाना बना सकता है। फिर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आ जाए, कोई बहुत अच्छी आईवी कर सकता है, कोई बहुत अच्छा होता है सीवीपी मेजरमेंट करने में, इस तरह की चीज़ें, कोई बहुत अच्छा ईटीटी असिस्ट करवा सकता है या ईटीटी इंट्यूबेट कर सकता है। तो ये वो उनकी स्ट्रेंथ्स होती हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरी कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको वो फर्दर पॉलिश करते हैं, और वो कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं जो मुझ में नहीं है। माइट भी वो बहुत अच्छा आईवी कैनुला नहीं पास कर सकते, आईवी कैनुलेशन बहुत अच्छी नहीं कर सकता, तो वो शख्स जो है अपनी आईवी कैनुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेगा ताकि मैं उस अपनी लिमिटेशन को भी अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दूं। यूज अ रेंज ऑफ टूल्स, मेथड्स एंड अप्रोचेस फॉर इंडिविजुअल एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब लर्निंग की तरफ वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होता है, लर्निंग का कोई भी मेथड, कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देता। डिफरेंट टूल्स, मेथड और अप्रोचेस वो इस्तेमाल करता है, चाहे वो किसी एक शख्स को इंडिविजुअल बिठा के उससे कोई टॉपिक समझना शुरू कर दे। लाइक होते हैं ना कुछ स्टूडेंट जो अपने टीचर्स को खुद ढूंढते हैं, पकड़ते हैं कि जी हमें ये फलाना टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मैम प्लीज़ ये समझा दें। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, बस मैम क्लास में आई है, ठीक है जी मैम बोलती जा रही हैं, सुन लिया, मजबूरी है बैठ के सुनना और बस खत्म हो गया। डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया है, इंटरनेट की फैसिलिटी हर एक के पास मौजूद है, उसे इस्तेमाल कर लेते हैं बहुत से लोग अपना नॉलेज इन्हांस करने के लिए, अपनी लर्निंग के लिए। ओके, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो हैं उनके अंदर कुछ कॉम्पिटेंसीज, कुछ जो उनके अंदर ख़ास एबिलिटीज़ ज़रूर मौजूद होती हैं या होनी चाहिए, जिनकी वजह से हम उन्हें कहते हैं कि ये जो है, एक तो मैंने वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई ना, ये है कॉम्पिटेंसीज जिन्हें हम महारत कहते हैं, एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़। ये है बेटा सबसे पहले सेल्फ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड इनसाइट इनटू वंस सेल्फ वर्थ, मोटिव्स, कैरेक्टर, कैपेबिलिटीज। सबसे पहले तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के अंदर ये एक कॉम्पिटेंसी होती है दैट ही और शी इज एबल टू आइडेंटिफाई हर सेल्फ और हिमसेल्फ। उसको सेल्फ नॉलेज होता है, अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में उसे नॉलेज होता है। सेल्फ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबों की हद तक या फिर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर में आपको पढ़ा रही हूँ इस सेंस में नहीं। सेल्फ नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी डेली लाइफ में भी है। यानी आप अगर उसको, मैं ये कहूँ आपसे कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनने के लिए ये कॉम्पिटेंसी समझा रही हूँ, नहीं। जब आप खुद को जान लेते हैं ना,
तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। तो ये जो हमारे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनके अंदर ये कॉम्पिटेंसी होती है दैट दे कैन अंडरस्टैंड उनकी इनसाइट क्या है, उनकी अपनी वर्थ क्या है, वो खुद को हमेशा अंडर एस्टिमेट नहीं करते, उनके मोटिव्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें मोटिवेट करती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लस उनका मोरल कैरेक्टर किस किस्म का है, उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, किन लिमिटेशंस पे उन्हें काम करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सेल्फ नॉलेज। फिर बेटा आता है क्रिटिकल थिंकिंग, द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल प्रिंसिपल्स, रिग्रेस स्टैंडर्ड्स ऑफ एविडेंस एंड केयरफुल रीजनिंग टू द एनालिसिस एंड डिस्कशन ऑफ क्लेम्स, बिलीफ्स एंड इश्यूज. Critical thinking is another important competency which should be present in a reflective practitioner, or who make a person a reflective practitioner is critical thinking. Critical thinking basically जैसे नाम से हमें समझ आ रहा है कि इसमें हम लॉजिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं अपने लाइफ में, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बात करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं है कि बस किसी ने मुझसे कहा जी ये, जैसे मेडिकेशन की एग्जांपल ले लेते हैं, आपको पता है कि जो मेडिकेशंस है हम रैंडमली तो किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, उसकी प्रॉपर्ली साइंटिफिक बेस्ड हमारे पास जो रिसर्चेज होती हैं उनकी फाइंडिंग मौजूद है। वी नो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनी डिजीज पेशेंट को क्या चल रही है, पर्टिकुलरली ये मेडिसिन जो है वो किस चीज़ के ऊपर जाके इफेक्ट कर रही है। सो क्रिटिकल थिंकिंग में हम जो भी कोई चीज़, कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है हमारे कुछ रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस मौजूद होंगे, कुछ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स होंगे जिन्हें हम हर सूरत फॉलो करेंगे, और लॉजिकल प्रिंसिपल्स होंगे, उसके बगैर हम बात नहीं करते। दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। फिर आ जाता है बेटा इंक्विजिटिवनेस, द विलिंगनेस टू बी क्यूरियस एंड इंक्वायरिंग अबाउट बाई आस्किंग रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें ये नहीं है कि डम्ब होके बैठे रहना है, जिस तरह से कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है क्लास बिल्कुल ही बस ठीक है, जो भी पढ़ा दिया, एक कान से सुन लिया, समझ आ गया, ठीक है, नहीं आया तो गुजर गया। नो, दे पीपल आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट थिंग्स, सवाल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, इंक्वायर अबाउट करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जब तक उन्हें अपनी जो एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल जाता वो उस वक्त तक खामोश नहीं होते। देन उसके बाद नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी आती है बेटा इमोशनल इंटेलिजेंस की, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, असेस एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली अगर हम हर जगह पे लाइफ में हर जगह यूज़ होती है, लेकिन अगर हम नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस में सिंपल ये है कि हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस एंड अदर्स एज वेल। देखिए, हमें बीइंग अ नर्स बहुत सारी, वैसे भी लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ इनकाउंटर करना पड़ता है, बट बीइंग अ नर्स जो ये थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट कहना चाहिए लाइफ का, हमें बहुत ज़्यादा इनकाउंटर करना पड़ता है। ऐसे लाइक किसी पेशेंट की डेथ हो रही है या पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इल है, ज़ाहिर है हमारा पेशेंट के साथ भी बॉन्डिंग हो जाती है, उनके अगर लॉन्ग टर्म पेशेंट रहता है उसके अटेंडेंट्स के साथ भी, फैमिली मेम्बर के साथ भी। तो ये वो सिचुएशन है, वो एक और सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक तो इस किस्म की इमोशनल जो अटैचमेंट होती है, इसमें हमें इमोशनल इंटेलिजेंस जो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। ही और शी नो दैट हाउ टू मैनेज हिज और हर ओन इमोशंस, एंड जो उसके साथ लोग मौजूद हैं उनके साथ किस किस्म का उसका इमोशनल रिलेशन होना चाहिए। अब ये तो नहीं होता ना, पेशेंट की डेथ हुई है तो पेशेंट के अटेंडेंट, ठीक है, अगर फैमिली मेम्बर वो रो रहे हैं वॉट एवर, तो आप भी उनके साथ बैठ के रोना शुरू कर दें, तो दिस इज़ नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको आपकी लाइफ में, वेदर यू आर इन योर वार्ड या कहीं भी आप मौजूद हैं, आपको बहुत सारे सिनेरियोज फेस करना पड़ते हैं, जैसे जिसमें आपको गुस्सा आ जाता है, आप एंग्री हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। ये वो सारी सिचुएशंस है दैट हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस एट दैट टाइम। ये सेकंड सिनेरियो है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल पेशेंट आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या फैमिली मेम्बर गुस्सा कर रहा है, तो उसका क्या मतलब है आप भी पलट के उसी तरह से ऊँचे ऊँचे चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, तो फिर दिस इज़ नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस तो ये है कि आप उनके कुछ और नहीं कर सकते, अगर आप उनके जो एंड है उसके ऊपर जाके नहीं सोच सकते, तो आप एटलीस्ट पूरे सिनेरियो को आइडेंटिफाई ज़रूर करें, उनको थोड़ा तहम्मुल से, आराम से जो है उन्हें समझाएं बात को, कंट्रोल करने की जो भी सारा वो सिनेरियो है, अगर वो मज़ीद वर्स हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। दीज ऑल आर द कॉम्पिटेंसीज, लीस्ट कॉम्पिटेंसीज एट लीस्ट दीज शुड बी प्रेजेंट इन अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। रिफ्लेक्शन यहाँ एंड होता है, इसको हम रिलेट करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के साथ। तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आप मुझसे पूछ लीजिए।
आई हैव जस्ट 11 स्टूडेंट्स और फर्स्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट 20+ स्टूडेंट्स थे, सो अटेंडेंस सिर्फ 11 स्टूडेंट्स की ही मार्क होगी। जो स्टूडेंट गायब हो चुके हैं सेकेंड लेक्चर में उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। चलें क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ मूव करते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। हम कॉम्पिटेंसी में पढ़ चुके हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज पर्पसफुल रिफ्लेक्टिव जजमेंट। देखें मैंने आपसे कहा था कि क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्शन का आपस में रिलेशन है। सो दिस इज अ पर्पसफुल रिफ्लेक्टिव जजमेंट बेसिकली कंसर्निंग व्हाट टू बिलीव और व्हाट टू डू। क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली आपकी जजमेंट है बट इमोशनल जजमेंट नहीं है। दिस इज अ रिफ्लेक्टिव जजमेंट, यानी आप अपना पूरा जो आपको मैंने रिफ्लेक्टिव राइटिंग का डिस्कस किया, रिफ्लेक्शन समझाया, रिफ्लेक्शन क्या होता है सो उसको यूज़ करते हुए आपने कुछ जजमेंट्स करनी होती हैं अबाउट व्हाट टू बिलीव और व्हाट टू डू। जो भी सिनेरियो आपके सामने आ गया, अगर प्रैक्टिकली आपने कुछ उसके लिए करना है सो व्हाट यू शुड डू, आप ये सोचते हैं। रिफ्लेक्टिव जजमेंट करके आप उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को जो है परफॉर्म करते हैं। एंड व्हाट टू बिलीव, किस चीज़ के ऊपर आपको बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज़ अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। A critical thinker raises important questions and problems, formulating them clearly and precisely. जो critical thinker होता है वो हमेशा जो कुछ important questions होते हैं उन्हें रेज भी करता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करता है और सिर्फ इन्हें रेज नहीं करना बल्कि उन्हें क्लियर और प्रिसाइज करके राइट डाउन करता है या फॉर्मुलेट करता है। Then a critical thinker gathers and assesses relevant information using abstract ideas to interpret it effectively. ये उसी तरह जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपको स्टेप्स पढ़ाए थे कि क्रिटिकल थिंकर जब उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब वो अपनी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड तमाम जो इन्फॉर्मेशन है पूरे सिनेरियो को असेस करेगा, तमाम इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा, comes to well-reasoned conclusion and solution, testing them against relevant criteria and standard. Then उसके बाद वो जो well-reasoned conclusion है उन या solutions हैं उसके ऊपर एक वो आ जाता है क्रिटिकल थिंकर के जी अब इसका मैंने कंक्लूजन क्या निकालना है इस प्रॉब्लम का और इसके अगेंस्ट कुछ क्राइटेरिया या फिर स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मैंने ज़ाहिर टेस्ट करने हैं अकॉर्डिंगली कि ये अगर प्रॉब्लम था तो उसके अगेंस्ट में कौन कौन से सिनेरियोज अप्लाई कर सकता हूँ, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इसके साथ में अप्लाई कर सकता हूँ। Critical thinker always thinks open-mindedly with an alternative system of thought, their assumptions, implications and practical consequences. मतलब वो ये बातें नहीं करता कि जी अच्छा इस तरह का प्रॉब्लम अगर पास्ट में कभी हुआ था या फिर कोई SOPs निकाल के देखना शुरू कर दे, फाइल निकाल के देखना शुरू कर दे कि जी यहाँ इस किस्म के प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं या फिर कोई इंसिडेंसेस से हमें इनकाउंटर करना पड़ता है तो हमारी किताबें क्या कहती हैं, हमारे कोड्स क्या कहते हैं कि हमने हमारे SOPs क्या कहते हैं कि हमने किस तरह से इसे रिजॉल्व करना। नहीं, वो खुद से ओपन माइंडेडली उन जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके बारे में सोचता है कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स मैं इस प्रॉब्लम के लिए एज अ सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट कर सकता हूँ। A critical thinker communicates effectively with others in figuring out solutions to complex problems without being unduly influenced by others' thinking on the topic. ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जो क्रिटिकल थिंकर होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं एक तो कम्युनिकेशन में, दे हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के कोई भी सॉल्यूशंस देने हैं उनके लिए उसने फिगर आउट करना है। सो एक तो वो बहुत अच्छे होते हैं कम्युनिकेशन में अपने जो भी सॉल्यूशंस होते हैं उसे कम्युनिकेट करने के लिए। दूसरा, दे आर नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। ये नहीं है कि एक सोल्यूशन आपने सामने रखा, अगला बंदा आके उसने कहा नहीं जी आपके सोल्यूशन में ये प्रॉब्लम है तो आप उससे फ़ौरन से इन्फ्लुएंस हो जाएं, यानी दूसरों की बातों के आगे बिल्कुल ही आपकी अपनी जजमेंट ज़ीरो हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि आप झगड़ा करें, मैं ये नहीं कह रही कि जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो बड़े डिस्प्यूट क्रिएटिंग होते हैं, झगड़ा करते हैं कि नहीं जी हमारी जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है और वही इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। नो, बट दूसरों की जो जजमेंट्स हैं दूसरों के जो दिए हुए सॉल्यूशंस हैं उन्हें आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के कह देने की वजह से आप अपने जो प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन आपके पास मौजूद था आप उससे हट जाएंगे कि नहीं जी इसने कह दिया तो इट मीन्स कि मेरा जो सॉल्यूशन था, जो मैंने प्रेजेंट किया था सॉल्यूशन, उसकी तो वैल्यू बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई है। ठीक है जी।
कैरेक्टरिस्टिक जिस तरह से हमने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की देखी है, इसी तरह से हम क्रिटिकल थिंकर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। क्रिटिकल थिंकर्स अंडरस्टैंड लार्जर पैटर्न, डायनामिक्स एंड इंटर रिलेशनशिप्स। दे यूज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। हमेशा इधर उधर की कहानियां नहीं करते, एक सिस्टमैटिक वे में चलते हैं। प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को एक प्रॉपर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस है उसे फॉलो करके एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करके रिजॉल्व करते हैं। दे एग्जामिन इशूज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो मैंने आपको पहले बताया था। इशूज़ को बड़े ओपन माइंडेडली देखते हैं। डिफरेंट जो ऑल्टरनेटिव्स है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट ऑल्टरनेटिव जनरेट करते हैं। दे सी बियॉन्ड एस्टैब्लिश्ड वेज ऑफ थिंकिंग। ये भी वही चीज़ रिपीट हो रही है कि जो पहले से हमारे, फॉर एग्जांपल वॉर्स एग्जांपल ले लें, अगर वहाँ किसी इंसिडेंट्स के लिए एक पहले से एसओपीज मौजूद हैं कि जी बस कोड ऑफ एथिक्स मौजूद हैं, उन्हीं को फॉलो नहीं करते। वो अपने जो वेज ऑफ थिंकिंग होते हैं खुद से कुछ स्पेसिफिक ऑलरेडी मेड और एस्टैब्लिश्ड वेज ऑफ थिंकिंग से हट के बियॉन्ड होके थोड़ा सोचते हैं। दे चैलेंज द अजम्पशंस एंड अट्रीब्यूट मीनिंग टू इन्फॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो मैंने आपको बताया था रॉ डाटा है या इन्फॉर्मेशन है, तो उसको वहीं नहीं छोड़ देते, उसके मीनिंग्स निकालते हैं, उसको नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। देन आइडेंटिफाई द रूट कॉजेज ऑफ इशूज। प्रॉब्लम अराइज हो गई है, ठीक है, उसको आपने रिजॉल्व भी कर दिया, लेकिन दिस इज नॉट द सोल्यूशन। वो उस इशू या प्रॉब्लम की रूट कॉज को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें वो रूट कॉज पता लग गई तो हम इन फ्यूचर उन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। किस तरह बच सकते हैं? कि हम उस कॉज को ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी। ओके, क्रिटिकल थिंकर्स आर अवेयर ऑफ कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल इश्यूज। यानी जाहिर है हम कल्चरल नर्सिंग की बार बार बात करते हैं, तो इसी तरह से जितने भी कल्चरल इश्यूज हो सकते हैं उनकी भी अवेयरनेस होती है क्रिटिकल थिंकर्स को। क्रिटिकल थिंकर्स वैल्यू इंट्यूशंस, इमोशंस एंड एम्पैथी। अभी जो आपको बताया था इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकर जो है वो बड़े इमोशंस को वैल्यू भी देते हैं। दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर ओन इमोशंस, हाउ टू कंट्रोल द इमोशंस ऑफ अदर। एम्पैथेटिक होकर भी सोचते हैं, यानी दूसरों के एंड के ऊपर जाकर भी सोचते हैं। इसके अलावा जो वैल्यू इंट्यूशंस है, इसके अलावा वो वैल्यू देते हैं इंट्यूशंस को भी। इंट्यूशंस क्या होती हैं? इंट्यूशंस होती हैं आपकी अपनी इनसाइट, ठीक है। आपकी जो इनसाइट्स है ना, उसको भी वो वैल्यू देते हैं। यानी एक जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम बात करें तो छठी जिसे हम कहते हैं ना, तो वो अपनी इंट्यूशंस को भी वैल्यू देते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि शायद इसका ये सोल्यूशन, ज़रूरी नहीं है हमेशा लॉजिकल होके ही इंसान सोचे। समटाइम हम अपने इंट्यूशंस के साथ भी चलते हैं और अपने इंट्यूशंस को लेके हम बहुत अच्छा अपनी लाइफ में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। सो वो अपनी इंट्यूशंस को, अपने इमोशंस को भी बहुत वैल्यू देते हैं और लोगों के साथ भी एम्पैथेटिक रहते हैं। अभी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल थिंकिंग को एक दूसरे के अंदर क्या उनका आपस में रिलेशन है, किस किस तरह से हम जो है उन्हें यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। सेलेक्ट अ क्रिटिकल इंसिडेंस। सबसे पहले कोई इंसिडेंस हो गया फॉर एग्जांपल, तो पहला स्टेप यही है कि हमने उसका जो पूरा सिनेरियो है उसे हमने सेलेक्ट कर लिया, डिस्कस कर लिया, डिस्क्राइब किया अपना एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड। देन डिवाइस पावरफुल क्वेश्चंस। जो आपको बताया कि जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं, दे आर क्यूरियस। आप उसके जो पूरा सिनेरियो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिवाइस करें। 2 मिनट वेट कीजिए, अजान हो रही है।
ओके, पावरफुल क्वेश्चंस का यही मतलब है कि हम अब अपने जो अभी आपको मैंने रिफ्लेक्शन में समझाया था व्हाई, व्हाट, नाउ व्हाट, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूरे सिनेरियो से रिलेटेड, पूरे इंसिडेंट से रिलेटेड पावरफुल क्वेश्चंस अराइज करते हैं जिनके लॉजिकल आंसर्स होते हैं। देन ड्रॉ अ रिच पिक्चर टू एंगेज योर क्रिएटिविटी। अब इसके अंदर जो है अपनी क्रिएटिविटी को, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम इनके लिए सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी, दूसरों के डिवाइस जो रूल्स होते हैं, जो कोड्स होते हैं, उनको लेके नहीं चलना। अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉब्लम का या उस इंसिडेंस का क्या रिएक्शन होना चाहिए, उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर जो है वो पिक्चर ड्रॉ करते हैं। देन रिफ्लेक्ट ऑन एंड इंटरप्रेट द एक्सपीरियंस सिंगली एंड विद अदर्स। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व हो गया है कि जो भी अब आपने डिफरेंट सॉल्यूशंस अगर निकाल लिए हैं तो या तो आप अकेले बैठ के उन सारी चीज़ों को इंटरप्रिटेशन करना शुरू करें, उसके ऊपर वन बाय वन रिफ्लेक्शन करना शुरू करें, या फिर आप दूसरे जो आपके साथ टीम मेंबर्स हो सकते हैं उन्हें भी साथ मिला के उसके ऊपर रिफ्लेक्शन जो अपनी जो आप ज़ाहिर रिफ्लेक्शन क्या है, बेसिकली दिस इज अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। आपने अपने एक्सपीरियंसेस से क्या लर्न किया, तो आप अपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे जो आपने चीज़ें लर्न की थी वो यहाँ पर अप्लाई करना शुरू करते हैं। देन एक्सप्लोर द ऑल्टरनेटिव। जितने भी ऑल्टरनेटिव्स आपने बनाए हैं, एक्सप्लोर का मतलब यही है कि उनके बेसिकली एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को आप यहाँ पे कंपेयर करना शुरू करते हैं। देन डिस्क्राइब व्हाट टू डू नेक्स्ट। यहाँ पे आप एक जो ऑल्टरनेटिव है उसे आप सेलेक्ट कर चुके हैं, यू हैव डिसाइडेड कि मेरे पास जो मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से विच वन इज़ द बेस्ट, मुझे कौन सा जो ऑल्टरनेटिव है वो अप्लाई करना होगा। कॉमन ऑब्स्टिकल देख लेते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को, कि रिफ्लेक्शन हम इतनी बातें पढ़ रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, और ज़ाहिर है दे आर रियली क्रिएटिव। सो व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्स्टिकल। फिर हम क्यों रिफ्लेक्शन को अपनी, हर शख्स क्यों रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में क्यों रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को क्यों नहीं अप्लाई किया जाता। सिंपल मीन्स के जब इतनी अच्छी चीज़ें हैं तो हर शख्स क्यों नहीं उसे प्रैक्टिस करता। उसके कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ रुकावटें। ऑब्स्टेकल का सिंपल मतलब ये होता है कि वो रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग जो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर नहीं बन पाते। उसमें मैंने डिवाइड किया है इन्हें ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल ऑब्स्टेकल्स में। पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्स्टेकल्स देख लेते हैं। इसमें बेटा परफॉर्मेंस प्रेशर। समटाइम ये होता है कि काम ही बहुत ज़्यादा होता है, और जो नर्सिंग फील्ड में तो बहुत ही ज़्यादा हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, हमारे पास लोग कम हैं, काम बहुत ज़्यादा है, नर्स पेशेंट रेशो बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबसे पहले परफॉर्मेंस प्रेशर, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हम बस ठीक है जो चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं हम उन्हीं को फॉलो करते रहते हैं, हम क्रिएटिव नहीं होते, हम उसके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं करते। और दूसरा हो सकता है बेटा टास्क कल्चर। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर होता है कि जी टास्क कल्चर मतलब बस आपको ये टास्क दिया गया है, आपने ये टास्क कंप्लीट करके देना है, किसी को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उस किसने कितने अच्छे तरीके से काम किया, बस काम कंप्लीट हो गया, दैट इज़ ओके। तो फिर ऐसे जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि जी एक शख्स जो 1 घंटा लगा के काम कर रहा है और एक शख्स जो 5 घंटे लगा के उसी काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से करके दे रहा है, लेकिन बोथ आर एट द सेम पेज। इसलिए टास्क कल्चर जिन ऑर्गेनाइजेशंस में हो वहाँ पे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो यूजुअली अपनी रिफ्लेक्शन को, क्रिएटिविटी को इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद आता है बेटा रिफ्लेक्शन अंडर वैल्यूड बाय कुलीग्स और लीडरशिप्स। आपके लीडर ऐसे हैं, आपके बॉसेस ऐसे हैं, आपके कुलीग्स ऐसे हैं जो रिफ्लेक्शन को वैल्यू ही नहीं देते। जब आपके बॉसेस ही रिफ्लेक्शन को वैल्यू नहीं देंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड जो है वो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं हो सकता। वही चीज़ कि एक तो वो उस चीज़ को अंडर वैल्यू कर रहे हैं, दूसरा लिमिटेड लीडरशिप सपोर्ट। आपके लीडर अगर आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होने के लिए इट्स अ टाइम टेकिंग वर्क, टाइम टेकिंग जॉब है, आपको टाइम चाहिए। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपको टाइम नहीं देगी, तो आप भी कहेंगे ठीक है जी जिस तरह से काम चल रहा है बस चलने दो। देन एब्सेंस ऑफ फॉरम्स, आपके पास कोई ऐसे फॉरम्स मौजूद ही नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करते हो, फर्दर रिफ्लेक्शन को सिखाते हों, वो फॉरम ही नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे। बाकी ब्लेम कल्चर, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर भी होता है, ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा खेली जाती है। कोई ज़रा सी भी मिस्टेक हो गई तो फ़ौरन से आपको ब्लेम कर देंगे, कभी भी ये नहीं देखेंगे कि आप कोई नई चीज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहे हैं, बल्कि उल्टा आपको उसके लिए ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये वो सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को प्रिवेल नहीं होने देते, प्रमोट नहीं होने देते। इसी तरह कुछ पर्सनल ऑब्स्टेकल्स भी हैं। परसीव्ड लैक ऑफ टाइम, मतलब कोई शख्स खुद से ये सोचता है कि शायद यार मेरे पास टाइम कम है, ये टास्क मैं इस टाइम में वैसे तो शायद कंप्लीट कर लूँ लेकिन अगर मैं कुछ क्रिएटिविटी इस्तेमाल करूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। इसके अलावा बेटा रिफ्लेक्शन अंडर वैल्यूड, कोई शख्स खुद से ही जो रिफ्लेक्शन है वो कहता नहीं जी छोड़े रिफ्लेक्शन की क्या बात है, बस ठीक है जो
पहले से हमारे पास सेट रूल एंड रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग काम करते रहो, वो खुद ही वैल्यू नहीं देता। बाकी अंडर डेवलप्ड कॉम्पिटेंसीज है, रिफ्लेक्शन की डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज आपको पढ़ाई आपको मैंने क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाई, आपको मैंने डिफरेंट जो रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के अंदर जो कॉम्पिटेंसीज मौजूद होनी चाहिए वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर एक शख्स के अंदर वो सही से डेवलप ही नहीं होंगी, उसके अंदर वो कॉम्पिटेंसीज मौजूद नहीं होंगी, तो वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता। उसके बाद बेटा लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग रिफ्लेक्शन टूल्स। रिफ्लेक्शन टूल्स भी आपको डिफरेंट मैंने पढ़ाए हैं, वो यूज़ करने का ज़ाहिर है किसी के अंदर कॉम्पिटेंसीज नहीं होंगी, वो टूल्स को ऑलरेडी उसने यूज़ नहीं किया होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो भी वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता। फीडबैक का फियर होता है कुछ लोगों के अंदर, कुछ लोग डरते हैं कि अगर हम ये काम इस तरीके से करके दे देंगे एक नई तरीके से, हो सकता है हमारा बॉस नाराज़ हो जाए या हमें अच्छा फीडबैक ना मिले, या फिर फेलियर का फियर होता है उनको कि हो सकता है हम फेल हो जाए, ये टास्क हम इस तरीके से करने लगे हैं तो शायद हम कंप्लीट ना कर सकें। सो लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एक्सपर्टीज़ है, ये वही चीज़ें हैं कि जो हमने मेथड्स यूज़ करने हैं डिफरेंट रिफ्लेक्टिव राइटिंग के लिए या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के लिए, वो हमारे अंदर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है उन एक्सपर्टीज़ से रिलेटेड। या तो हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ मौजूद ही नहीं है, या फिर अगर वो मौजूद हैं तो हम खुद उनको अंडर वैल्यू करते हैं, हम खुद उन्हें इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो पूछ लीजिए। और 19 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है मेरे पास। अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर देती हूँ। सब स्टूडेंट जल्दी जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए। जस्ट 14 स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस मार्क करवाई है। जो स्टूडेंट रह गए हैं जल्दी से अटेंडेंस मार्क करवाएं, अदरवाइज मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी।
ओके जी, अटेंडेंस हो गई आपकी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।